हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आज शक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का भू आकृति विज्ञान की श्रृंखला चल रही थी, तो उसके अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ेंगे ज्वालामुखी। तो इस चैप्टर में क्या क्या मुख्य पॉइंट्स हैं ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकलने वाले पदार्थ ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों रूपों में होते हैं। यानी ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो पृथ्वी के अंदर से पदार्थ निकलता है उसमें जो है ठोस पदार्थ, द्रव्य, गैस, ये तीन रूप होते हैं। गैस तीव्र विस्फोट के साथ धरातल को तोड़कर बाहर निकलती है, और यह जो उसमें तीसरे पदार्थ में एक गैस होती है, यह तीव्र विस्फोट के साथ जो है धरातल को तोड़कर बाहर निकलती है। इन गैसों में 80 से 90% भाग वाष्प, और ये जो गैस निकलती है ज्वालामुखी की, इन गैसों में 80 से 90% जो भाग होता है वो वाष्प, हाइड्रोजन एवं ईंधन का होता है। वाष्प यानी भाप का होता है। अन्य गैसें जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि होती हैं। तरल तरल पदार्थ में लावा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और जो तरल पदार्थ निकलता है उसमें लावा जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो बाहर निकलकर फैल जाता है। और लावा दो प्रकार का होता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, और लावा जो है वो दो प्रकार का होता है ज्वालामुखी से। एक गाढ़ा लावा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा जो है वो अधिक होती है, जिसे अम्लीय लावा कहा जाता है। और दूसरा जो है लावा पतला होता है जिसमें सिलिका की मात्रा जो है वो कम होती है। पतला होने के कारण यह लावा अधिक दूर तक बह जाकर फैल जाता है, फलस्वरूप पठार का निर्माण होता है। यानी जो पतला लावा होता है वह पतला होने के कारण या उसमें सिलिका की मात्रा कम होने के कारण जो है वो पतला होता है, जिससे वह काफ़ी दूर तक फैल जाता है। और जिस भाग में वो फैल जाता है उस फैले हुए भाग में पठार का निर्माण होता है। जबकि अम्लीय लावा, जो गाढ़ा लावा होता है, वो उसको अम्लीय लावा कहते हैं। और उस अम्लीय लावा से पर्वत का निर्माण होता है, क्योंकि वह ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों में बारीक धूल कण से लेकर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े तक मौजूद रहते हैं। ज्वालामुखी से जो बारीक धूल कण निकलते हैं, ये सारी चीज़ें, और बड़े बड़े पत्थर तक रहते हैं, जो ठोस चट्टानी टुकड़े ब्रैकेट में मैग्मा एवं भूपटल के टूटने से प्राप्त होते हैं, बाहर निकलते हैं। इन्हें फारियोक्लास्ट कहा जाता है। यानी ज्वालामुखी से जो ठोस चट्टानी टुकड़े निकलते हैं उन्हें पारियोक्लास्ट कहा जाता है। इसमें राख, और पारियोक्लास्ट जो होती है इसमें राख, ज्वालामुखी बम, अंगार, लैपली, पुरानी चट्टानों के टुकड़े आदि मौजूद रहते हैं। जब पिघला हुआ लावा ऊंचाई तक फेंका जाता है तो वह जमीन पर गिरने से पहले जमकर गोल अंडाकार या नाशपत्ती नुमा आकार ले लेता है, जिसे ज्वालामुखी बम कहा जाता है। तो ज्वालामुखी बम की परिभाषा अगर हम लोग देखते हैं तो जब पिघला हुआ लावा ऊंचाई तक फेंका जाता है तो वह जमीन पर गिरने से पहले जो है जमकर गोल अंडाकार या नाशपत्ती नुमा आकार ले लेता है, जिसे ज्वालामुखी बम कहते हैं। जब इनका आकार मटर के दाने या कांच की गोलियों की तरह छोटा होता है तो इसे लैपली कहा जाता है। लैपली की परिभाषा, जब ज्वालामुखी से निकला पदार्थ ऊपर जाता है और इनका आकार जो है कांच की गोली या मटर के दाने के बराबर होता है, छोटा होता है, तो उसे लैपली कहा जाता है। इनमें भी छोटे टुकड़ों को, और इनसे भी जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको स्कोरिया कहा जाता है।
कुछ शिलाखंड काफी हल्के एवं छिद्रदार होते हैं जो लावा के झाग के बने होते हैं। इन्हें प्यूमिस कहा जाता है। सर्वाधिक बारीक कणों में ज्वालामुखी राख या अंगार का नाम आता है। और ज्वालामुखी का जो सर्वाधिक बारीक कण होता है उसमें ज्वालामुखी राख या अंगार का नाम आता है। ज्वालामुखी धूल एवं राख लेपली आदि के जमा होने से जो चट्टान बनता है उसे टफ कहा जाता है। स्कोरिया के संगठित नुकीले चट्टानी टुकड़ों को ब्रेसिया कहा जाता है। अब ज्वालामुखी के प्रकार हम लोग देखते हैं। तो ज्वालामुखी के प्रकार में फर्स्ट जो है वो है, देखते हैं हम ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर जो है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्गार के आधार पर पहला है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में केंद्रीय उद्गार प्रायः संकरी नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। केंद्रीय उद्गार जो होता है ज्वालामुखी का वो प्रायः एक संकरी नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। फर्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत जो है, इस ज्वालामुखी में से लावा भयंकर आवाज के साथ अत्यधिक तीव्रता से बाहर निकलता है। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में जो है लावा जो है वो भयंकर आवाज के साथ जो है अत्यधिक तीव्रता के साथ बाहर निकलता है। और दूसरा जो मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत है, इस प्रकार के ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी जो है वो अत्यधिक विनाशकारी होते हैं एवं इनके उद्गार से भयंकर भूकंप भी आते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत जो है वो उद्भेदन के आधार पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता। उद्भेदन के आधार पर जो है केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं इनको कई भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं ये। फर्स्ट है का हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, इसकी विशेषता जो होती है, इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट क्रिया जो है वो कम होती है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी में विस्फोट क्रिया कम होती है एवं उद्गार शांत ढंग से होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना, इस प्रकार के हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो होते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट क्रिया कम होती है एवं उद्गार शांत ढंग से होता है। और इसका मुख्य कारण जो है वो लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता में कमी होना है। कभी कभी गैसों के साथ लावा के छोटे छोटे लाल पिंड फव्वारे की तरह ऊपर उठते हैं एवं जब हवा तेज रहती है तो ये लावा के अंश खींचकर लंबे चमकीले धागे की तरह हो जाते हैं, जिन्हें हवाई द्वीप के लोग पेले के बाल की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के उदाहरण मुख्यतः यानी हवाई तुल्य ज्वालामुखी के हवाई तुल्य ज्वालामुखी के उदाहरण जो है वो अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो है हवाई द्वीप में देखने को मिलते हैं। अतः इसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। इस तरह के मतलब ज्वालामुखी के उदाहरण हवाई द्वीप में ही मिलते हैं, इसीलिए इसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे किलायु ज्वालामुखी, हवाई में किलायु ज्वालामुखी जो है वो फेमस है, इसका उदाहरण। दूसरा जो है अगर हम देखते हैं खा, तो स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो है, इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा जो है वो कम पतला होता है, यानी स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो होता है वो हवाई तुल्य ज्वालामुखी की तुलना में इसका लावा जो है वो कम पतला होता है। विस्फोट मामूली होता है एवं गैसें लगातार या रुक रुक कर निकलती हैं। दूसरा जो है, इस प्रकार का उद्गार जो है वो भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित
लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। एक बार और हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं। इस स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा कम पतला होता है और विस्फोट मामूली होता है एवं गैसें लगातार या रुक रुक कर निकलती हैं। दूसरा मुख्य बिंदु जो है, इस प्रकार का उद्गार भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। तीसरा जो है वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की विशेषता क्या है? इस प्रकार के ज्वालामुखी से ज्वालामुखी पदार्थ भयंकर विस्फोट एवं अधिक तीव्रता के साथ बाहर निकलते हैं। वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी से ज्वालामुखी पदार्थ जो है वो भयंकर विस्फोट एवं अत्यधिक तीव्रता के साथ बाहर निकलते हैं। दूसरा मुख्य पॉइंट जो है, इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट के पश्चात राख एवं धूल से भरी गैसें विशाल काले बादलों के रूप में काफी ऊंचाई तक ऊपर उठती हैं एवं फूलगोभी के रूप में दिखाई पड़ती हैं। वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी जो है, सिंपल सा है कि ये इसमें जो विस्फोट होता है वो अत्यधिक तीव्रता से होता है और इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट के पश्चात जो है राख एवं धूल कण जो है वो भारी मात्रा में निकलता है, जो एक विशाल काले बादल का रूप ले लेता है और यह बादल जो है एक फूलगोभी के आकार के रूप में दिखाई देता है। इसका नामकरण जो है वो लिपारी द्वीप समूह स्थित वाल्केनो नामक ज्वालामुखी के आधार पर किया गया है। और वाल्केनियो तुल्य ज्वालामुखी जो है ये लिपारी द्वीप समूह पर स्थित वाल्केनियो नामक ज्वालामुखी के नाम के आधार पर किया गया है। चौथा घा पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी की विशेषता जो है, इस प्रकार के ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोट एवं भयंकर रूप से होता है। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में सबसे अधिक जो है विस्फोटक एवं भयंकर रूप से होता है तथा सर्वाधिक विनाशकारी जो होता है वो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अत्यंत ही चिपचिपा होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा विखंडित पदार्थ आदि ढाल के सहारे एवं लॉन्च की तरह प्रवाहित होते हैं, जिसे न्यूज एरिडेंट अर्थात जलता हुआ बादल कहा जाता है। नेक्स्ट है 1902 में पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप में पेली ज्वालामुखी में इसी प्रकार का भयंकर उद्गार हुआ था, जिसे निकले हुए अर्देंते से सेंट पियरी नामक नगर पूर्णतया नष्ट हो गया था। 1902 में पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप में पेली ज्वालामुखी में इसी प्रकार का भयंकर उद्गार हुआ था, जिससे निकली हुई ओरदेंते से सेंट पियरी नामक नगर पूर्णतया नष्ट हो गया था। नेक्स्ट बिंदु है सॉरी इसी प्रकार 1883 ईस्वी में जावा एवं सुमात्रा के मध्य स्थित सुंडा जलडमरू में काकात्राओ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, जिससे भयानक भूकंप आया एवं समुद्र में 120 फीट ऊंची लहरें उठी। अन्य उदाहरण फिलीपींस का हिबक ज्वालामुखी। नेक्स्ट पांचवा हम लोग देखते हैं विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। ये सारी चीजें अभी हमारी फर्स्ट आधार जो था हमारा उसी पे चल रहा है, केंद्रीय उद्गार के आधार पर। पांचवा है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी में इस प्रकार के ज्वालामुखी में गैस की तीव्रता के कारण लावा भयानक विस्फोट के साथ बड़े आवेग से निकलता है
यानी विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी में गैसों की तीव्रता के कारण जो है लावा भयानक विस्फोट के साथ बड़े आवेग से निकलता है। दूसरा, ज्वालामुखी बादल का आकार जो है वो फूलगोभी की तरह होता है। मतलब इसमें भी जो है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी में भी जो बादल ज्वालामुखी का आकार होता है बादल का, वो फूलगोभी की तरह ही होता है। इस प्रकार का उद्गार विसुवियस में हुआ था, जिसे पहली बार प्लिनी ने रिकॉर्ड किया था। अतः इसे प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दूसरा आधार, जो दूसरा प्रकार दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। अभी तक हम देख रहे थे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, अब दूसरा है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा दरारों के माध्यम से बिना विस्फोट के शांतिपूर्वक निकलता है। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी में जो है लावा जो है दरारों के माध्यम से बिना विस्फोट के शांतिपूर्वक निकलता है। विस्फोट के अभाव के कारण गैस एवं विखंडित पदार्थों की मात्रा कम होती है। दूसरा मुख्य बिंदु, लावा प्रायः पतला होता है, फलस्वरूप लावा पठार का निर्माण होता है। दरारी ज्वालामुखी जो होते हैं उसके ज्यादातर पठारों का ही निर्माण करते हैं, क्योंकि इनका लावा जो है वो प्रायः पतला होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान काल में विदर उद्गार के उदाहरण कम मिलते हैं। वर्तमान समय में विदर उद्गार के उदाहरण कम मिलते हैं, परंतु अतीत में होने वाले इसी प्रकार के उद्गार के फलस्वरूप कोलंबिया के पठार व दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। आइसलैंड में भी इसी प्रकार के उद्गार के उदाहरण मिलते हैं। दूसरा आधार जो है उद्गार की अवधि के आधार पर। उद्गार की अवधि के आधार पर हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। उद्गार की अवधि के आधार पर एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की विशेषता क्या है? जिन ज्वालामुखी में लावा गैस आदि के रूप में विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, जिन ज्वालामुखियों में लावा गैस आदि के रूप में विखंडित पदार्थ जो है वो सदैव निकलते रहते हैं, उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। वर्तमान समय में विश्व में जागृत ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। और वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में विश्व में टोटल जागृत ज्वालामुखियों की संख्या जो है वो लगभग 500 है। उदाहरण इसका इटली का एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप का जो है मोना लाओ, ये जो है 3 सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। स्ट्रोम्बोली से सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उससे सदैव जो यानी हमेशा प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं। अतः इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अब विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका में स्थित कोटापैक्सी है। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका में स्थित कोटापैक्सी है। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी की विशेषताएं क्या हैं? ये वह ज्वालामुखी हैं जो उद्गार के बाद जो है शांत पड़ जाते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी हैं जो उद्गार के बाद जो है शांत पड़ जाते हैं, परंतु इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का कराकाताओ और जापान का फ्यूजियामा, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकातोवा, जापान का फ्यूजियामा। नेक्स्ट है हमारा मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी के विशेषता है वैसे ज्वालामुखी
जिनमें भूगर्भिक इतिहास के अनुसार बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ, मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। उदाहरण इसका बर्मा का माउंट पोपा जो है वो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अफ्रीका का किलीमंजारो, ईरान का कोह सुल्तान एवं देवबंद आदि। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। तो फ्रेंड्स, ये ज्वालामुखी जो होते हैं, इन चीज़ों को हम लोगों ने इनके प्रकार देखे, इनसे क्या पदार्थ निकलता है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद इनसे हम देखते हैं कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो वो कौन कौन सी हैं? तो ज्वालामुखी स्थलाकृतियां के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, जब लावा धरातल पर आने से पूर्व ही ठंडा हो जाता है, यानी जब लावा जो है ऊपर उठता है और धरातल पर गिरने से पूर्व ही या ठंडा हो जाता है, जब लावा धरातल पर आने से पूर्व ही पहले ही ठंडा हो जाता है, तब बैकोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक आदि का निर्माण होता है। यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर ही लावा जो है उसके पहले ही, धरातल पर आने के पहले ही बैकोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक आदि का निर्माण होता है। जब लावा, अब इसको हम लोग देखते हैं, जब लावा एक दरार के माध्यम से निकलता है, जब लावा एक दरार के माध्यम से निकलता है तो लावा पठार का निर्माण होता है। अगर लावा एक दरार से निकलता है तो लावा पठार का निर्माण होता है। इसी प्रकार के पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अर्जेंटीना, ब्राजील, न्यूजीलैंड, दक्षिणी भारत, फ्रांस, आइसलैंड, दक्षिणी अमेरिका एवं साइबेरिया में पाए जाते हैं। जब लावा एक दरार के माध्यम से, इसको रिवाइज कर देते हैं हम लोग, जब लावा एक दरार के माध्यम से निकलता है तो लावा पठार का निर्माण होता है। इस प्रकार के पठार यानी लावा पठार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिणी अर्जेंटीना में, ब्राजील में, न्यूजीलैंड में, दक्षिणी भारत में, फ्रांस में, आइसलैंड में और दक्षिणी अफ्रीका एवं साइबेरिया में पाए जाते हैं। दूसरा जो है केंद्रीय विस्फोट द्वारा, और जब केंद्रीय विस्फोट द्वारा जो है निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक फर्स्ट जो है सिंडर शंकु। सिंडर शंकु जो है इनकी ऊंचाई कम होती है, सिंडर शंकु की ऊंचाई जो है कम होती है। इनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल, राख एवं विखंडित पदार्थों का ही योगदान होता है। यानी सिंडर शंकु के निर्माण में धूल, राख एवं विखंडित पदार्थों का ही योगदान होता है, तरल पदार्थों का नहीं। नेक्स्ट है इसका ढाल जो है, सिंडर शंकु का ढाल जो है वो अवतल होता है। मैक्सिको का जोरल्लो, सान साल्वाडोर का माउंट इजल्को, फिलीपींस के लुजोन द्वीप का कैम्विन आदि सिंडर शंकु के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है दूसरा हमारा अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु जो है जब उद्गार से निकलने वाला लावा काफी गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है, जब उद्गार से निकलने वाला लावा काफी गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है तो यह धरातल पर निकलने के पश्चात तेजी से ठंडा होकर जम जाता है। फलस्वरूप तीव्र ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण होता है और इसका उदाहरण जो है वो रियूनियन द्वीप, स्ट्रोम्बोली, क्राकाताओ आदि हैं। तीसरा है शील्ड शंकु। शील्ड शंकु में की विशेषता, इसे बेसिक या पैठिक लावा शंकु भी कहा जाता है। शील्ड शंकु को बेसिक या पैठिक लावा शंकु भी कहा जाता है। जब लावा पतला होता है तो काफी दूर तक फैलने के बाद जम जाता है, अतः इस प्रकार के शंकु की ऊंचाई जो है वो कम होती है और इसका उदाहरण जो है वो हवाई द्वीप का मोना लाओ है। नेक्स्ट है हमारा शंकुमे शंकु। चौथा जो है शंकुमे शंकु।
इसका विकास तब होता है जब लंबे अंतराल के पश्चात जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी में अपेक्षाकृत छोटे परिमाण का ज्वालामुखी विस्फोट होता है। उदाहरण फ्यूजियामा। नेक्स्ट है हमारा पांचवा मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु का विशेषता जो है, इसका निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के निश्रित ज्वालामुखी पदार्थों के परत दर परत जमा होने से होता है, अतः इसे परतदार शंकु भी कहा जाता है। विश्व के अधिकांश ऊंची ज्वालामुखी पर्वत इसी प्रकार के हैं। इटली का विसुवियस, सिसिली का एटना, जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का मेयन, अमेरिका का रेनियर एवं हुड आदि मिश्रित शंकु के उदाहरण हैं। नेक्स्ट छठा जो है परिपोषित शंकु। परिपोषित शंकु जो है, जब ज्वालामुखी की मुख्य नली से छोटी छोटी कई उपशाखाएं निकल आती हैं। जब ज्वालामुखी की मुख्य नली से छोटी छोटी कई उपशाखाएं निकल आती हैं तो इनसे निकलने वाले लावा के जमाव से मुख्य शंकु पर कई छोटे छोटे अन्य शंकुओं का निर्माण हो जाता है, जिन्हें परिपोषित शंकु कहा जाता है। और यूएस का माउंट सस्ता परिपोषित शंकु का उदाहरण है। छठा क्रेटर एवं कल्डेरा। क्रेटर एवं कल्डेरा में विशेषताएं क्या हम लोग देखते हैं। ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप के आकार के गर्त को जो है वो क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप के आकार के गर्त को क्रेटर कहा जाता है। कल्डेरा जो है वो क्रेटर का विस्तृत रूप है। क्रेटर का कल्डेरा के रूप में विस्तार या तो क्रेटर के धंसने से होता है या फिर ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से। क्रेटर एवं कल्डेरा में जब जल भर जाता है तो ये झील का रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अमेरिका में ओरेगन झील, महाराष्ट्र की लोनार झील, राजस्थान की पुष्कर झील आदि कल्डेरा झील के उदाहरण हैं। जापान स्थित एरा कल्डेरा एवं अमेरिका का वैलिस कल्डेरा का व्यास जो है क्रमशः 24 किलोमीटर एवं 29 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा सोल्फतारा। सोल्फतारा की विशेषता या सोल्फतारा किसे कहते हैं। जब ज्वालामुखी से राख एवं लावा निकलना बंद हो जाता है एवं उसके बाद भी बहुत दिनों तक उससे विभिन्न तरह की गैसें एवं वाष्प निकलती रहती हैं। जब ज्वालामुखी से राख एवं लावा निकलना बंद हो जाता है एवं उसके बाद भी बहुत दिनों तक उससे विभिन्न तरह की गैसें एवं वाष्प निकलती रहती है तो इस अवस्था को सोल्फतारा तो यह अवस्था जो है वो सोल्फतारा कहलाती है। यह नाम भूमध्य सागर के किनारे स्थित सोल्फतारा ज्वालामुखी से लिया गया है। वास्तव में यह गंधकीय धुआं है जिससे गंधकीय धुआं निकलता है। धुआरे का विस्तृत क्षेत्र जो है वो अलास्का में कटमाई ज्वालामुखी के समीप है, जिसे 10,000 धुआरे की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है गीजर। गीजर क्या है। गीजर वास्तव में गर्म जल का स्रोत होता है जिससे समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प के फव्वारे के रूप में निकलता रहता है। इसे ज्वालामुखी क्रिया का गौण रूप माना जाता है। अमेरिका का येलोस्टोन पार्क, आइसलैंड में एवं न्यूजीलैंड के मुख्य रूप से संसार के 3 प्रधान गीजर क्षेत्र हैं। गर्म झरना। गर्म झरने से गर्म जल निरंतर निकलता रहता है। ये झरने विशेष रूप से ज्वालामुखी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, परंतु कभी कभी ये उन क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं जहां ज्वालामुखी का नामो निशान नहीं मिलता, जैसे बिहार के राजगीर एवं मुंगेर में सीताकुंड आदि में। इसका कारण चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति है। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ज्वालामुखी का विश्व वितरण जो है हम लोग देखते हैं। विश्व में
ज्वालामुखी का वितरण एक निश्चित क्रम में पाया जाता है। अधिकतर तो फ्रेंड्स, ये ज्वालामुखी का विश्व वितरण जो है, ये हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।